मशहूर अभिनेता गोवर्धन असरानी के निधन पर फिल्म जगत और बरेली में शोक है। असरानी का बरेली से गहरा नाता था। वो अक्सर यहाँ के मांझे का जिक्र करते थे। एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि दर्शकों की तालियां कलाकारों के लिए ऑक्सीजन होती हैं। उन्होंने बरेली से मिले सम्मान के बारे में कहा था कि वो मुंबई जाकर लोगों से कहेंगे कि सम्मान पाना है तो बरेली जाओ। विख्यात अभिनेता गोवर्धन असरानी अपनी अदाकारी से सभी को दीवाना बना लेते थे। उनके निधन पर फिल्म जगत से जुड़े लोगों और उनके चाहने वालों के साथ शहरवासी भी दुखी हैं। नाथ नगरी से भी अभिनेता का खासा जुड़ाव रहा। वो यहाँ के मांझे का जिक्र कार्यक्रमों में किया करते थे। इसी वर्ष एक आयोजन में असरानी ने कहा था कि उनके जैसे कलाकारों के लिए दर्शकों की तालियां और सीटी ऑक्सीजन होती है। शहरवासियों से मिले प्यार और सम्मान पर कहा वो मुंबई जाकर लोगों से कहेंगे सम्मान पाना है तो बरेली जाओ। इसी वर्ष 9 अप्रैल को इन्वर्टिस विश्वविद्यालय में 11वां दीक्षा समारोह आयोजित किया गया। इसमें विशिष्ट अतिथि के तौर पर पहुंचे जाने माने अभिनेता गोवर्धन असरानी को यहाँ पर डॉक्टरेट ऑफ आर्ट की उपाधि प्रदान की गई, जिस पर उन्होंने कहा था कि उनके स्वर्गीय पिता ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि एक दिन उनका बेटा अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखेगा। और ये जो उपाधि है सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री का सम्मान है। असरानी ने कहा था मैंने पूरी दुनिया घूमी है लेकिन जिंदगी में इतना बड़ा सम्मान कहीं और नहीं मिला। मंच को झुककर नमन करने के बाद असरानी ने कहा कि उनके जैसे कलाकार के लिए दर्शकों की ताली और सीटी ऑक्सीजन है। असरानी ने फिल्म शोले के मशहूर डायलॉग हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं सुनाकर खूब मनोरंजन किया। दर्शक काफी देर तक ताली बजाते रहे थे। कहा आजकल के कलाकारों के पास गाड़ी बंगला सब कुछ है लेकिन उनके पास दर्शक नहीं है। असरानी ने कई बार मांझी का जिक्र कर बरेली से अपना लगाव जाहिर किया तो ये भी कहा कि मुंबई जाकर लोगों से कहेंगे कि सम्मान पाना कैसे होता है ये बरेली जाकर समझिए। उन्होंने कहा था कि रील की बजाय आज रियल लाइफ में दर्शकों से रूबरू होकर अच्छा लग रहा है। विद्यार्थियों से कहा कि वो स्वामी विवेकानंद के विचारों को आत्मसात करें। असरानी को एक कॉमेडी एक्टर के तौर पर ख्याति मिली लेकिन उन्होंने बहुत सारी चरित्र भूमिकाएं भी निभाई थी। वो हर रोल को जीवंत कर देते थे। असरानी ने कुछ फिल्में डायरेक्ट भी की थी जिसमें वो हीरो बने थे। चला मुरारी हीरो बनने एक ऐसी ही फिल्म थी। उनके करियर की ये सबसे अलग फिल्म है जो दिल के सबसे करीब थी। असरानी की कहानी तब की है जब वो अंग्रेजों के जमाने का जेलर बनकर बच्चों के बीच भी अत्यंत पॉपुलर हो चुके थे। मेरे अपने, परिचय, अभिमान, मिली और खुशबू जैसी फिल्मों में दिग्गज अभिनेताओं के साथ चरित्र भूमिकाएं निभाकर प्रतिष्ठा हासिल कर चुके थे। उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी और गुलजार जैसे दिग्गज निर्देशकों के साथ काम किया था। उन्हें बतौर कॉमेडी एक्टर का तमगा खासतौर पर शोले फिल्म के बाद मिला था। उनकी पॉपुलैरिटी और मांग उन्हें खूब उत्साहित कर रही थी। अब असरानी बतौर एक्टर बनकर आना चाहते थे लेकिन धर्मेंद्र, राजेश खन्ना, जितेंद्र, अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा और ऋषि कपूर जैसे कलाकारों के आगे ये बहुत आसान नहीं था। लिहाजा उन्होंने खुद निर्देशक बनने की ठानी और खुद को हीरो भी बनाया। बतौर निर्देशक और मुख्य अभिनेता असरानी की फिल्म थी चला मुरारी हीरो बनने। ये 1977 में आई थी। इसे असरानी ने खुद ही लिखा भी था। दरअसल शोले, दीवार जैसी कुछ ऐसी फिल्में थी जिन्हें देखने के बाद देश भर के बहुत सारे नौजवानों ने हीरो बनने के लिए मुंबई का रुख किया था। एक लहर सी देखी गई थी। चला मुरारी हीरो बनने में असरानी ने अपने किरदार में इस लहर को आत्मसात किया। वहीं आपातकाल के समय और उसके बाद फिल्मों का मिजाज बदलने लगा था। कहीं सिस्टम निशाने पर होता तो कहीं रोमांटिसिज्म का जोर होता। इस फिल्म में सिस्टम और रोमांटिसिज्म दोनों ही थे। सिस्टम फिल्म इंडस्ट्री का और रोमांटिसिज्म सपनों को साकार करने का। चला मुरारी हीरो बनने में उनके अलावा A.K. हंगल, बिंदिया गोस्वामी और सत्येन कप्पू जैसे कलाकार थे। इतनी सोच विचार करके बनाई गई ये फिल्म हालांकि बॉक्स ऑफिस पर बहुत कामयाब नहीं हो पाई। मूल रूप से ये कॉमेडी ड्रामा जॉनर की फिल्म थी। कहानी में जिस तरह से मुरारी को हीरो बनने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं उसी तरीके से काफी मेहनत करने पर भी असरानी को हीरो वाली मान्यता नहीं मिल पाई। ना तो इंडस्ट्री में किसी ने नोटिस किया और ना ही पब्लिक ने स्वीकारा। वो हंसने हंसाने वाले या हीरो के सहयोगी कलाकार के तौर पर ही जाने पहचाने गए। लेकिन चला मुरारी हीरो बनने के हास्यबोध में असरानी ने देश के लाखों नौजवानों की उम्मीदों और सपनों को जैसे कुरेद दिया था।
ये फिल्म उस जमाने में नहीं चली, लेकिन बाद के दौर में खूब सराही गई। ये असरानी की एक क्लासिक पेशकश थी। असरानी खुद एक संघर्षशील अभिनेता रहे हैं। जयपुर से मुंबई सपने साकार करने गए। उनका पूरा नाम गोवर्धन असरानी था, लेकिन अपने उपनाम से विख्यात हुए। जयपुर में पहले आकाशवाणी के लिए काम करते थे। आवाज अच्छी थी, अंदाज में आकर्षण था, दिखने में भी हैंडसम थे। लिहाजा एक संघर्षशील अभिनेता को दुख और परेशानियों को कितना सहना पड़ता है, उसे उन्होंने जीकर महसूस किया था। गोवर्धन असरानी, जिन्हें बॉलीवुड में असरानी के नाम से जाना जाता है, एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने अपनी कमाल की कॉमिक टाइमिंग और अलग अलग रेंज की परफॉर्मेंसेस से हिंदी सिनेमा में अमिट छाप छोड़ी। जयपुर में 1 जनवरी 1941 को जन्मे असरानी ने अपने करियर की शुरुआत एक रेडियो आर्टिस्ट के तौर पर की थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो मुंबई पहुंचे, जहां उनके एक्टिंग का सफर शुरू हुआ। शुरुआती दिनों में उन्होंने अपने लुक के कारण रिजेक्शन का उनको सामना करना पड़ा। गुलजार जैसे दिग्गजों ने उन्हें कमर्शियल एक्टर नहीं माना, लेकिन असरानी ने हार नहीं मानी। 1971 में गुड्डी से डेब्यू करने के बाद असरानी ने अपनी कॉमेडी और कैरेक्टर रोल से दर्शकों का दिल जीता। उनकी असली पहचान बनी 1975 की फिल्म शोले में, जहां जेलर की किरदार में उनकी डायलॉग डिलीवरी और अंदाज ने उन्हें अमर कर दिया। इसके अलावा चुपके चुपके, नमक हराम, निगाह और वेलकम जैसी फिल्मों में उनके किरदार यादगार रहे। असरानी ने 300 से ज्यादा हिंदी और गुजराती फिल्मों में काम किया, जिसमें कॉमेडी से लेकर सीरियस किरदार शामिल थे। एक्टिंग के साथ साथ असरानी एक गायक भी थे। उन्होंने कई फिल्मों में अपनी आवाज दी। हालांकि उनकी गायकी एक्टिंग जितनी चर्चा में नहीं रही। असरानी ने साल 1977 में आई अलाप में बिनती सुन ले तनिक और हो रामा डरागे अपनी उमरिया से गाना गाया था। ये गाना गाया था। और 1978 में आई फूल खिले हैं गुलशन गुलशन में मुन्नू भाई मोटर चली पम पम गाया था। इसमें उन्होंने किशोर कुमार के साथ दिया था। दिग्गज एक्टर गोवर्धन असरानी का दिवाली के दिन निधन हुआ। उसके बाद से हर कोई उनको याद कर रहा है। शोले के जेलर के रोल में वो आज भी याद किए जाते हैं। मेरे अपने, बावर्ची, अभिमान, चुपके चुपके, छोटी सी बात, भूल भुलैया, बंटी और बबली 2, वेलकम, ऑल द बेस्ट जैसी मूवीज में काम कर उन्होंने ऑडियंस को खूब एंटरटेन किया था। असरानी अपने पीछे पत्नी मंजू को अकेला छोड़ गए। मंजू असरानी पहले बंसल एक वक्त फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा थी। 70 और 80 के दौर में उन्होंने खूब काम किया था। असरानी और मंजू की पहली मुलाकात फिल्म आज की ताज़ा खबर और नमक हराम के सेट पर हुई थी। दोनों ने एक दूसरे से बात की और तुरंत कनेक्शन फील किया। इसकी खास वजह थी सिनेमा को लेकर उनका प्यार। धीरे धीरे वो प्यार में पढ़े और शादी की। ताउम्र दोनों ने एक दूसरे का साथ निभाया। मंजू ने कई हिंदी मूवीज में काम किया था। इनमें कबीला, उधार का सिंदूर, तपस्या, चांदी सोना, चोर सिपाही शामिल है। एक्टिंग में अपनी धाक जमाने के बाद मंजू ने कैमरे के पीछे काम करने का फैसला किया। उन्होंने 1990 में डायरेक्शन में अपना लक आजमाने की कोशिश की। 1995 में आई फिल्म मां की ममता का उन्होंने निर्देशन किया था। मंजू ने करियर और फेम से पहले अपने परिवार को रखा। सालों पहले मंजू शोबिस छोड़ चुकी हैं। पति असरानी के करियर को हमेशा से सपोर्ट किया था। वो लो प्रोफाइल रहना पसंद करती थी। पब्लिक इवेंट, अवार्ड शोज में वो नजर नहीं आती थी। उनके पति असरानी भी लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करते थे। दोनों अपने पर्सनल स्पेस में खुश रहते थे। जानकारी के मुताबिक कपल की कोई बच्चा नहीं है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ऐसा भी दावा करती हैं कि दोनों का एक बेटा है जिसका नाम नवीन असरानी है। हालांकि इसे लेकर कभी मंजू या असरानी ने कंफर्मेशन नहीं दिया। असरानी की बात करें तो उन्होंने अपने कॉमिक रोल्स से फैंस का दिल जीता था। फिल्म शोले में जेलर के रोल से असरानी ने कमाल किया। सोशल मीडिया पर असरानी को फैंस नम आंखों से विदा कर रहे हैं। भले ही वो अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन स्क्रीन पर निभाए गए दमदार किरदारों की वजह से वो फैंस के जहन में हमेशा जिंदा रहेंगे। असरानी के मैनेजर ने उनकी मौत का कारण फेफड़ों में पानी जमा होना, पल्मोनरी एडिमा बताया। आइए जानते हैं कि आखिर ये होता क्या है, इस बीमारी के बारे में, इसके लक्षण, कारण और बचाव। कॉमेडियन असरानी ने 84 साल की उम्र में दिवाली के दिन अपने फैंस को अलविदा कह दिया। अपने शानदार अभिनय, कॉमिक टाइमिंग से लाखों चेहरों पर मुस्कान बिखेरने वाले असरानी लंबे समय से फेफड़ों की एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। डॉक्टरों की माने तो फेफड़ों की ये बीमारी धीरे धीरे शरीर को कमजोर बना देती है, इसलिए इसके शुरुआती लक्षणों को पहचानना बेहद जरूरी होता है। असरानी के मैनेजर ने उनकी मौत का कारण फेफड़ों में पानी जमा होना बताया। आपको बताएं कि ये जो स्थिति होती है एक स्वास्थ्य स्थिति है जिसमें फेफड़ों की वायु थैलियों, एल्यूलाई बोलते हैं, इसमें तरल जमा हो जाता है। इसे बोलचाल की भाषा में
लंग्स में पानी भरना, फेफड़ों में पानी भरना कहते हैं। जब फेफड़ों में पानी भरने लगता है तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान बाधित होने लगता है, जिसमें सांस फूलना, भारीपन, कई बार चक्कर आने जैसा समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। ज्यादातर मामलों में कमजोरी, दिल या हार्ट फेलियर की वजह से फेफड़ों में पानी भर जाता है। निमोनिया, टीबी, फेफड़ों का संक्रमण और क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज सीओपीडी जैसी बीमारियां इसका प्रमुख कारण हो सकते हैं। हाइपरटेंशन या असामान्य ब्लड प्रेशर के कारण भी ये समस्या उत्पन्न हो सकती है। शरीर में पानी का संतुलन बिगड़ने से और कई बार विशेष दवाओं का साइड इफेक्ट या चोट भी इस रोग का कारण बन सकते हैं। छाती में भारीपन, दर्द या दबाव महसूस होना, थकान, कमजोरी, चक्कर आना, खांसी, खासतौर पर सफेद या गुलाबी रंग के झागदार बलगम के साथ साथ बार बार सांस फूलना, अचानक बेहोशी या सांस लेने में कठिनाई होना, पैरों में दर्द होना, दिल की धड़कन का बढ़ना, एसिडिटी, बेचैनी या रात को लक्षण का ज्यादा बढ़ जाना, त्वचा या होठ पीले पड़ना। हृदय को स्वस्थ रखने के लिए ब्लड प्रेशर और शुगर कंट्रोल में रखें। ये यहाँ पर आपको सावधानी बरतनी चाहिए। धूम्रपान और शराब का सेवन करने से बचें। संतुलित आहार और योग प्राणायाम करें। नमक कम वाला भोजन खाएं। रोजाना हल्की कसरत करें। वजन नियंत्रित रखें। डॉक्टर द्वारा दी गई दवाओं का नियमित सेवन करें। सांस लेने में थोड़ी भी दिक्कत हो तो तुरंत जांच करवाएं।